नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। प्यारे छात्रों, आप लोगों का मैथमेटिक्स वाला ये जो है वो आपका पोर्शन स्टार्ट हो चुका है मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स के लिए आप लोग तैयार हो जाइए और देखते हैं आज कितना क्वेश्चन सॉल्यूशन हो पाता है, 50, 70 या 100। ठीक, हालांकि आपका 100 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, तो देखते हैं अगर हो जाएगा, टाइम रहेगा तो 100 का 100 करेंगे, नहीं तो 50 में क्लियर करके आगे नेक्स्ट क्लास के लिए ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक प्यारे साथियों, तो चलिए प्यारे साथियों, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेते क्योंकि वैसे भी क्वेश्चन आज मैथ का सॉल्व करना है तो टाइम लगेगा, इसलिए हमें लगता है कि आप लोग का टाइम बर्बाद ना हो, इसके लिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ है। ठीक, यहाँ पर मैथ है, आप देख सकते हैं आराम से क्लियरली। तो चलिए प्यारे साथियों, 100 पूर्णांक का आप लोगों का मैथ है, मार्क 100 मार्क। ठीक, क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। 2052 का पहले प्यारे साथियों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो चलिए प्यारे साथियों अभाज्य गुणनखंड कीजिए 2052 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पहले से करते आ रहे हैं गुणनखंड उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई 10 और 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 10 26 आ गया। फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 5 10 और 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। ठीक, आगे फिर आएंगे प्यारे से, अब आगे 3 से लगेगा। ठीक, तो 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3। ठीक, उसके बाद 3 7 21, 3 एकम 3 171 हो गया। फिर 3 से लगाएंगे तो कितना आ रहा है भाई, देखो 3 से लगेगा आप तो 3 से आप लगेगा 3 चौका 12, 3 7 21, 3 7 21 होगा। ठीक, इसके बाद फिर 3 से लगेगा। ठीक, आगे देखिए अब 3 से लगने पर क्या आता है, फिर 3 से लगेगा तो 3 से अब लगेगा तो देखो भाई 3 से लगेगा तो 3 एकम 3। ठीक, और 3 एकम 3 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई 17। यहाँ तो भाई गड़बड़ी हो रहा है, यहाँ पर 5 होना चाहिए था ना, यहाँ पर 5 होगा भाई, मिस्टेक हो गया। 3 5 15 होता है तो 5 होना चाहिए। अब 3 एकम 3, 3 नमा 27, 19 आ गया। यानी कि 3 का घात हमको पूछ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं भाई 3 का घात पूछ रहा है। ठीक, यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 3 का घात क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छे से क्लियर देख लिए 3 का घात क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं 3 कितनी बार आया है। 3 देखो भाई 3 एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, मतलब 3 का पोर्शन है वो 3 बार है। कितनी बार है, 3 का पोर्शन 3 बार है, यानी कि 3 का घातांक कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 3 का घातांक 3 होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं। ठीक, क्लियरली यहाँ पर हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको क्लियर करके आप देखो इसका घात कितना आया, 3 आया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक, यहाँ तक हमें लगता है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। चलिए भाई चलते हैं आगे, यहाँ तक समझ गए हैं तो आगे देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। एक चीज़ बच्चों देखो, जिसके हर में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या रहेगा तो वो अशांत हो जाएगा। ठीक, और जिसमें 2 और 5 दोनों में से कोई एक कम रहेगा तो वो अशांत हो जाएगा। जिसमें 2 और 5 दोनों रहेगा वो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, शांत हो जाएगा। या फिर जिसमें केवल और केवल 2 या फिर केवल और केवल 5 रहेगा तो वो शांत हो जाएगा। क्लियरली समझे बात कि नहीं, यानी कि कहने का मतलब 2 और 5 हर में गुणनखंड के रूप में रहना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए में 2 और 5 है हर में गुणनखंड के रूप में, ऑप्शन नंबर बी में 2 और 5 है गुणनखंड के रूप में, ऑप्शन नंबर डी में भी है। देख लीजिए हर में है, इन तीनों में हर में है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में हर में नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 है, उसके बाद 7 है, ये 7 बाहर से आ गया, इसके वजह से जो है इसका प्यारे साथियों एक चीज़ प्यारे साथियों रुक जाओ, अभी थोड़ा प्यारे से तो आप लोगों को बैकग्राउंड साउंड आ गया होगा। ठीक, तो उसके लिए सॉरी भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर सी में देखो हर में क्या है 2 की पावर 4 गुना 7 की पावर 2 है। ठीक, क्लियरली आप लोग को नहीं दिख रहा होगा इसलिए जूम इन कर देते। अब देखो ऑप्शन नंबर सी में क्या है 2 की पावर 4 और 7 की पावर 2। यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है 2 और गुना 7 है, गुणनखंड में क्या है 2 गुना 7 है। और हर जगह आप देखें हैं और सभी ऑप्शन में 2 गुना 5 है, हर के गुणनखंड में 2 गुना 5, पावर में कुछ रो भाई आपको 2 गुना 5 देखना है। जिसमें इस टाइप के होंगे वो शांत होगा, जिसमें इस टाइप से थोड़ा भी भिन्न होगा वो अशांत हो जाएगा। तो इसमें देखो भाई भिन्न है, इसमें आराम से देखो भिन्न है या फिर नहीं है। देखो भाई इसमें ऑप्शन ए में देखो 2 गुना 5 पावर 2 है। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर बी में 2 पावर 4 गुना 5 पावर 3 है,
ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हो 13/2 पावर 2 गुना 5 पावर 2 है, इसमें 2 5 गुणनखंड में आ रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं 2 5 नहीं आ रहा है, 2 7 आ रहा है, ठीक, 2 पावर 4 गुना 7 पावर 2 ये चीज़ आ रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ 7 के वजह से जो है पेड़ से, अगर 7 के जगह पर 5 रहता तो ये शांत हो जाता, लेकिन 7 के जगह पर 5 नहीं है, या फिर 7 के जगह पर कोई और अंक भी रहता तो ये अशांत हो जाता, अगर 5 रहता तो ये शांत हो जाता, ठीक। तो क्लियरली यहाँ पर समझ में आया 2 गुना 5 होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, मतलब अशांत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो गया, ये शांत नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियरली सही आंसर है। ये क्वेश्चन आप समझ में आया क्लियरली, हमें उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए कह रहा है कि बहुपद 2x - 5, क्या कह रहा है, 1 मिनट बच्चों, हाँ, कह रहा है बहुपद 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। हमें लगता है क्लियरली आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन अच्छा से देख लो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जूम कर दिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में भाई, क्वेश्चन में कह रहा है बहुपद x × 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग है। भाई शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो इससे पहले हम एक काम करेंगे, इसका जो है समीकरण बना लेते हैं। x को 2x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस का माइनस, x को 5 से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, -3 है तो -3 देंगे, इक्वल टू में 0 दीजिए, ठीक, ये आपको देना पड़ेगा। आगे जब आप आइएगा तो यहाँ पर आपको जो है समीकरण मिल गया। अब शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो एक सूत्र हमने आपको बताया था बहुपद चैप्टर जब पढ़ा रहे थे, उस टाइम हमने बताया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये भी बात हमने पढ़ाया था, ठीक, क्लियरली उनको याद होगा। तो ये बात जब हमने पढ़ाया था, तो यहाँ पर देखो सूत्र के अनुसार चलेंगे, तो माइनस का माइनस देंगे, अब b की जगह पर क्या है -5 है हमारा b की जगह पर, तो यहाँ पर देंगे -5 b की जगह पर, ठीक। यहाँ पर हमें लगता है क्लियरली अच्छे से 5 नहीं लिखाया, अब अच्छे से 5 निकले, -5 दे दिए b की जगह पर, ठीक। और a की जगह पर क्या देंगे 2, भाई 2 यहाँ पर है तो एक जगह पर 2 देंगे। और देखो भाई माइनस माइनस दोनों मिल करके बना लेगा प्लस, और प्लस जाता है छुप, ठीक। तो यहाँ पर हमको क्लियरली कितना आ जाएगा 5/2, यहाँ पर आपको कितना आ गया 5/2, कितना आया भाई 5/2। अभी जस्ट हमने मिटा दिया, तो आप क्या कर सकते, थोड़ा बैक करके पॉज करके अच्छे से समझ लीजिए, फिर से बता दें, आप इसका जब हल करेंगे तो आपको आ जाएगा क्या पैर सकते हो 2x², क्या आएगा 2x², ठीक। समीकरण जब आप बनाएंगे तो 2x² - 5x - 3 आ जाएगा, इक्वल टू में 0 दे दीजिए। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a सूत्र होता है, ठीक, -b/a के सूत्र पर बैठाएंगे तो माइनस और -5 b की जगह पर आ जाएगा, ठीक। और a में आपका 2 है, जब आप आगे आइएगा तो इस माइनस माइनस मिलकर के बनाएगा प्लस, प्लस छुप जाता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा भाई लोग 5/2, ठीक, 5/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो 5/2 जिस ऑप्शन में है 5/2, ठीक, वो ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक। तो अब ऑप्शन देख लो भाई, ऑप्शन में है 5/2, हाँ भाई ऑप्शन में 5/2 है। ऑप्शन नंबर डी आप देखो 5/2 है, ऑप्शन नंबर डी में 5/2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। हमें लगता है ये चीज़ भी आप लोग क्लियर समझ गए होंगे भाई, इतना स्थिर से और इतना क्लियरली डीप में जा कर के समझा रहे हैं भाई, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक, क्योंकि इतना डीप में जा कर के समझाना बहुत काम होता है भाई, और फिर भी इतना डीप में जा कर के आप लोगों को समझा रहे हैं। यहाँ पर देखो भाई क्या कह रहे हैं, यदि समीकरण 2x² + px - 3 इक्वल टू 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान है। भाई यहाँ पर मूल दे दिया है -3, तो p का मान पूछ रहा है, ठीक। यहाँ पर हमको पूछ क्या रहा है p का मान, मूल दे दिया है -3, तो x की जगह पर हम क्या करेंगे भाई -3 देंगे, और क्या कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर जब आप आगे आइएगा तो 2 × x की जगह पर -3 देंगे, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस p × x की जगह पर देंगे -3, तो -3, ठीक। यहाँ पर -3 है भाई, यहाँ पर क्लियरली देख लो -3 है, अच्छे से लिख देते हैं -3 × अब ये वाला -3 आ जाएगा, ठीक। जब आप इसके आगे आइएगा तो आपको आएगा कितना भाई 2 × -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक, प्लस p और -3 मिलकर के क्या बना लेगा भाई -3p, क्या बना लेगा भाई -3p, तो यहाँ पर आ जाएगा -3p और ये -3,
इक्वल टू में क्या है भाई हमारा, इक्वल टू में 0 ना है, तो इक्वल टू में 0 देते चलिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं भाई, ए हो जाएगा 18, ठीक, -3p -3 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब 18 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 18 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 15। तो यहाँ पर 18 की जगह 18 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 और -3p इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू में हो जाएगा 0। तो इसको क्या करते हैं, इक्वल टू देंगे, यहाँ पर इक्वल टू देना है तो इक्वल टू में हो जाएगा 0, इक्वल टू में 0 दे दिए, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपको 15 - 3p इक्वल टू 0, ये आप ध्यान में रखिए 15 - 3p इक्वल टू 0। यहाँ पर हमको सॉल्यूशन करके आया 15 यानी कि 15 - 3p इक्वल टू 0, 15 - 3p इक्वल टू 0 आया हमको, क्या आया 15 - 3p इक्वल टू में 0 आया, ठीक। एक चीज़ भाई क्या हो रहा है भाई, चलो इसको मिटाते हैं। हाँ अब देखो हमको कितना आया 15 - 3p इक्वल टू में 0 आया था। अब क्या हो रहा है भाई, पता नहीं क्या हो रहा है। अब 1 मिनट बच्चों रुक जाओ, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर देखो भाई 15 - 3p इक्वल टू 0 आया, ठीक, इतना चीज़ हमको आया, ठीक। आगे जब आप आइएगा तो -3p इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 15 इधर आएगा तो -15 हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल आउट कर दीजिए। अब p इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इधर आएगा तो 15/3 हो जाएगा, कैंसिल आउट कीजिएगा तो आ जाएगा p इक्वल टू 5, क्या आया 5। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं 5 है, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्लियरली आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया, ठीक प्यारे साथियों। ये हमें लगता है आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे, ये समझ गए हैं। तो आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं। आगे कह रहा है यदि बहुपद ax² - bx + c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान है। भाई देखो द्विघात बहुपद में ax², ठीक, ax² + bx + c इक्वल टू 0 का अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a, क्या c/a, यह सूत्र होता है। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है c/a, और यहाँ पर c की जगह पर क्या है, c की जगह पर c है, एक जगह पर a है, तो यहाँ पर क्लियरली आपका क्या आ रहा है c/a। तो c/a ऑप्शन नंबर सी में देखो भाई c/a है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, ठीक प्यारे साथियों। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में समांतर श्रेणी में है, कौन समांतर श्रेणी में है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। तो ऑप्शन भी तो देख लो भाई, समांतर श्रेणी में कौन है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखो भाई 2, 5, 7, इसमें देखो एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा, 5 में से 2 घटाइएगा तो आपको कितना आ रहा है 3, लेकिन 7 में से 5 घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 2, ठीक। तो इसका सार्वंतर समान नहीं है, मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अगला जब आप आइएगा प्यारे साथियों, अगला जब आप आइएगा तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 2, 3 का पावर 2, 7 का पावर 2 है, ठीक। इसमें भाई जब भी इस क्रम में रहेगा तो ये कभी भी जो है समान सार्वंतर नहीं हो सकता है इसका समान, क्योंकि 2 की पावर 2 4 हो रहा है, 3 की पावर 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। देखो भाई 9 में से 4 घटाएगा 5 आ जाएगा, 49 में से 9 घटाएगा 40 आ जाएगा। ये दोनों कभी बराबर होगा नहीं बराबर, इसके लिए जो है आपका बी भी सही नहीं है। ये वाला भी उसी प्रकार का है तो ये वाला भी सही नहीं, क्योंकि एक का कुछ नहीं, एक का स्क्वायर एक का क्यू है, तो ये भी आपका सही नहीं है, ठीक। आगे जब आप आइएगा तो इसमें ऑप्शन नंबर डी में देखिए 1, 3, 5 डॉट डॉट है, 3 में से 1 घटाइएगा तो कितना आएगा 2, और 5 में से 3 घटाइएगा तो कितना आएगा 2। ये देखो सार्वंतर समान हो गया, ठीक, सार्वंतर समान हो गया, तो यानी सार्वंतर समान, तो ये समांतर श्रेणी में है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, ठीक प्यारे साथियों। यहाँ पर लगता है हमें कि आप लोग समझ गए होंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई, आगे देखिए भाई क्या कह रहा है 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। भाई ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा भाई किसके बराबर होता है सो पहले जान लो। 1 + cot स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है सो पहले जानेंगे प्यारे साथियों। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा जो है प्यारे साथियों वो होता है किसके बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। नहीं भाई कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं, tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, किसके, tan स्क्वायर थीटा के बराबर। 1 मिनट प्यारे साथियों, ये हमको थोड़ा डाउट हो रहा है।
हाँ तो भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पर ये किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। हमको यहाँ डाउट था कि साइन स्क्वायर, फिर याद पड़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो, कोसेक स्क्वायर थीटा, और इंटू है, इंटू की जगह पर गुना देंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई एक सूत्र अब यहाँ से बन रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है क्या प्यारे साथियों, 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक। 1 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे साथियों 1, आपका क्या हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं 1 है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया, ठीक। यहाँ पर सूत्र का कमाल था, तो सूत्र में भाई हम भी थोड़ा मिस्टेक हो गए, थोड़ा सा नर्वस हो गए, लेकिन सूत्र में जो है नर्वस नहीं होना चाहिए, सूत्र क्लियर रहना चाहिए, ठीक। अब चलिए भाई चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 का विविक्तीकर निकालिए, ठीक। यहाँ पर एक चीज और दे सकता है, विविक्तीकर का दूसरा नाम है विवेचक। क्या नाम है, विवेचक। विविक्तीकर का ही दूसरा नाम है विवेचक, तो कभी कभी विवेचक भी पूछ देता है, ठीक। तो यहाँ क्लियर रहना चाहिए, ठीक। तो विविक्तीकर है, यानी कि इस समीकरण का विविक्तीकर पूछ रहा है। तो विविक्तीकर इक्वल टू हमने क्या बताया था, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला सूत्र बताया था, ठीक, क्लास में। तो बी स्क्वायर, बी क्या होता है, यहाँ पर -4 है तो -4 का स्क्वायर देंगे, ठीक। -4 इंटू ए हो जाएगा हमारा 5 और सी हो जाएगा हमारा 2, ठीक। अब आगे आप आइएगा तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 5 20 दूना 40, यहाँ पर हो जाएगा 40, तो ठीक। अब आगे जब आप आइएगा तो यहाँ पर आपको घटाने के बाद क्या निकल के आ जाएगा प्यारे साथियों, -24, ठीक। -24 आपका विविक्तीकर आ गया, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं -24, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ठीक। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। इसमें भी आप क्या करेंगे प्यारे साथियों, मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है मालूम है, मूलों की प्रकृति जानने के लिए हमें जो है प्यारे साथियों, हमें मूलों की प्रकृति जानने के लिए विवेचक निकालना पड़ता है, ठीक। विवेचक समझ में आया, क्या निकालना पड़ता है, विवेचक। विवेचक अगर निगेटिव आएगा, ठीक, विवेचक देखो क्या आ रहा है पहले, तो डी आप विवेचक निकालिएगा, तो बी का स्क्वायर, तो 4 का -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए हो जाएगा 2 गुना सी, सी हो जाएगा 3 आपका, ठीक। अब देखो माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आने दो पहले, उसके बाद देखना क्या होता है। माइनस आएगा बस वो जो है वास्तविक में नहीं रहेगा, ठीक, वो वास्तविक मूल ही नहीं होगा। तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 दूना 8 आतरी का 24, क्या हो गया 24। अब जब इसको आप घटाएगा तो -8 आएगा, -8 आया, ठीक, -8 आया तो वास्तविक मूल नहीं है, मूल की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक नहीं, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, जब विवेचक आपका माइनस में आएगा तब वास्तविक नहीं है, प्लस में आएगा विवेचक तब आपका वास्तविक है, ठीक प्यारे साथियों। तो हमें लगता है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। आगे जब आप आइएगा तो 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का एक मूल है। अब यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं प्यारे साथियों, मूल निकालने के लिए कह रहा है आप 2 विधि से निकाल सकते हैं, इसका मूल गुणनखंडन विधि से, और ये जो बहुपद वाला विधि है, द्विघात समीकरण वाला विधि है, द्विघातीय विधि, इससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं गुणनखंड विधि का। तो यहाँ पर जब हम आगे आएंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि एक्स स्क्वायर, ठीक, -2 प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 इक्वल टू 0 हमको देखने को मिल रहा है, ठीक। और जब हम आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया हमको। और फिर आगे आ जाएंगे हम तो हमको यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x -2 बचेगा, यहाँ पर ले लेंगे 1 कॉमन तो यहाँ पर x -2 बचेगा, -1 कॉमन लिए इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं भाई, x -1 हो गया 1 और 1 हो गया x -2। चूँकि एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक आ रहा है x -1, एक गुणनखंड x -1, एक गुणनखंड आ रहा है एक x -2। जब हम x -1 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमको आ जाएगा x इक्वल टू 1, क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक। और जब हम x -2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू हमको आ जाएगा 2, ठीक। या तो हमको आंसर आना चाहिए
या तो आंसर आना चाहिए 2, और यही 1 और 2 हमारा ऑप्शन देखेंगे, या तो 1 होना चाहिए या तो 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में आपका 2 है, ठीक। -1 नहीं होगा, ना ही -2 होगा, यहाँ पर होगा ओनली फॉर 2। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही आंसर है, ठीक प्यारे साथियों। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है 11वां नंबर क्वेश्चन, वो देखिए। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। देखो 3 और 5 को गुना करेंगे तो ये आपको जो है परिमेय संख्या नहीं मिलेगा, ठीक। 7 और 9 को गुना कीजिएगा तो आपको परिमेय संख्या नहीं मिलेगा, ठीक। और 7×9 63, ये भी परिमेय संख्या नहीं देगा। 8×2 16, ये भी परिमेय संख्या नहीं देगा, ठीक। और 36 का 18, ये भी परिमेय संख्या नहीं दे रहा है। भाई कहीं ना कहीं तो हमको लगता है क्वेश्चन में मिस्टेक है। हाँ 8×2 16 भाई परिमेय संख्या दे रहा है, यहाँ मिस्टेक हो गया। 8×2 16 जो है प्यारे साथियों आपको जो है ये परिमेय संख्या दे रहा है 8×2 16, क्योंकि 16 का वर्गमूल जो है 16 का वर्गमूल 4 होता है, यहाँ पर हमको मिस्टेक था। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं 8×2 16, √16 हो जाएगा, तो उस √16 का वर्गमूल 4 होता है, ठीक। तो 4 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है प्यारे साथियों सही आंसर हो जाएगा, ठीक। हमें लगता है आप क्लियर समझ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं आगे। आगे देखिए क्या हो रहा है 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन देखो कह रहा है निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 154 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए इस टाइप से, ठीक। इस टाइप से कीजिए तो 2 एकम 2 7 14, 2 7 14 77 आ गया। फिर 2 से लगे, 2 से तो यहाँ पर अब नहीं लगेगा, अब लगेगा 7 से। 7 से लगाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 11, 2 7 11, 2 7 11, 2 7 11 देखो भाई कहीं है 2 7 11, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक प्यारे साथियों। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, साधारण सा क्वेश्चन है। कह रहा है आगे निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। भाई एक घातीय समीकरण पूछेगा तो उस समीकरण का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1, ठीक। एक घातीय समीकरण को रैखिक समीकरण भी कहते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो भाई ये तो समझा दिया कि उसका घात 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखो भाई यहाँ से एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ से घात 1 है लेकिन यहाँ से x कट जाएगा तो इसका घात 1 नहीं आएगा। और ये तो भाई द्विघात समीकरण हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट करो, ये भी नहीं होगा। ये भी द्विघात समीकरण है तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को आप जब सोल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा रैखिक समीकरण युग्म में आपको बन करके, क्योंकि x + 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर कट जाएगा, x बचेगा तो x आपको x पावर में 1 रहता है, यहाँ पर 4x है तो इसके 4x के पावर में 1 है, ठीक। तो ये बात ख्याल में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। जब आप इसका क्लियरली सॉल्यूशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा रैखिक बहुपद, ठीक। तो हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण पूछ रहा है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में। इस सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सी में देखो 2x² + 4x + 2 = 0, तो ये द्विघात समीकरण है, ठीक। तो चलिए प्यारे साथी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि, क्या कह रहा है, यदि समीकरण 4x² - 3kx + 1 के मूल बराबर हो तो k = है। देखो भाई जब भी मूल बराबर रहेगा, ठीक, जब भी मूल बराबर रहेगा तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, क्या प्यारे साथियों, d = 0, ठीक। क्या देखने को मिलेगा, d = 0, ठीक। अब d = 0 मिलेगा आपको, तो यहाँ पर d निकालने का सूत्र आपके पास क्या है, b² - 4ac, ये सूत्र है। इसको तुम 0 दीजिए, ठीक। b² आपको b में क्या दिया हुआ है, 3k, तो 3k और माइनस में 3 है तो -3k का होल स्क्वायर, और -4 × a में आपको क्या है भाई 4, और c में आपको है 1, ठीक। इक्वल टू में 0 दीजिए। -3k का स्क्वायर आपको हो जाएगा 9k², क्या हो जाएगा 9k² -4 4 × 1 को गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 16, इक्वल टू हो जाएगा 0। और जब आप आगे आइएगा तो आगे आपको देखने को मिलेगा कि k² 9k² इक्वल टू आपको आ जाएगा यहाँ पर 16, और k² इक्वल टू आ जाएगा आपको क्या प्यारे से, तो 16/9। और जब आप स्क्वायर हटाइएगा तो k इक्वल टू आपको आ जाएगा अंदर रूट में 16/9, ठीक। 16/9 आ गया, अंदर रूट में आ गया पूरा का पूरा। अब अंदर रूट 16/9 का जो है आपको जो निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा क्या प्यारे से, तो +-4/3। क्या निकल के आया, +-4/3, जो कि k का मान हो जाएगा, ठीक। तो +-4/3 देखो ऑप्शन नंबर डी में है, +-4/3। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक।
ये क्लियरली समझ में आ गया कैसे मूल निकालना है। डी इक्वल टू 0 कर देना है, जब मूल बराबर रहेगा तो डी इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमको यहाँ पर के का मान निकल के आ जाएगा। ठीक, आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 एवं गुणनफल -15 हो तो वह द्विघात बहुपद होगा। भाई आपको सूत्र मालूम है क्या द्विघात बहुपद निकालने का? तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक, इंटू में x देते थे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये वाला सूत्र आपको मालूम है। ठीक, ये वाला सूत्र मालूम है तो इसी सूत्र पर बैठेंगे। ए हमको बाटा हर में कुछ नहीं है तो ए भूल जाएंगे आराम से, तो ए भूल जाएंगे तो ए को साइड करो भाई, ए को भूल जाना है। आगे क्या करेंगे तब एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमको क्या दिया हुआ है शून्यकों का योगफल 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर देंगे 2, ठीक, इंटू में एक्स दीजिए प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर दिया है -15, कोष्ठ में -15 दे करके आराम से बड़ी कोष्ठक लगा दीजिए। मन है तो लगाइए, नहीं मन है तो छोड़ दीजिए, हम तो छोड़ दिए भाई। आगे जब आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा और ये प्लस माइनस मिलकर के बना लेगा -15। तो आपको आ रहा है बहुपद क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15। ठीक, क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15। ऑप्शन नंबर डी है भाई, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियरली यहाँ पर सही आंसर हो गया। ठीक, ये क्लियर समझ में आ गया। तो चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। अब समांतर श्रेणी में नहीं है सो क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो भाई 3a 5a ये आपको समांतर श्रेणी में मिल जाएगा। ठीक, 12 16 20 ये आपको समांतर श्रेणी में हो जाएगा, 3 5 7 ये आपको समांतर श्रेणी में हो जाएगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक, कैसे देखो भाई, आप 16 में से 12 घटाइएगा आ जाएगा 4, फिर 20 में 16 घटाइएगा आ जाएगा 4, 4 4 बराबर, ये हो गया समांतर श्रेणी में। 3 में से a घटाइएगा आपको आएगा 2a, 5a में से 3a घटाइएगा आपको आएगा 2a, 2a 2a बराबर समांतर श्रेणी में। 5 में से 3 घटाइएगा 2 आएगा, 7 में से 5 घटाइएगा 2 आएगा, 2 2 आपका बराबर हो गया समांतर श्रेणी। लेकिन ये वाला पोर्शन हमने पहले अभी कुछ देर पहले बताया, इस टाइप का जब पोर्शन आएगा तो वो समांतर श्रेणी में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप इसका हम सॉल्यूशन करके भी दिखा देते हैं। 2 दूना 4, ठीक, 5 25, ठीक, 7 7 49, ठीक, ये चीज़ आप देखें। अब यहाँ पर देखो 25 में से 4 घटाइएगा 21 आएगा, 49 में से 25 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 9 में से 5 गया 4, ठीक, और 4 में से 2 जाएगा 2, 21 24 कभी भी बराबर नहीं होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो सही आंसर है। ठीक, इस क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक, तो चलिए भाई, हमें लगता है क्लियरली आप लोग ये समझ गए। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, कह रहा है समांतर श्रेणी अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 अंडर रूट 18 अंडर रूट 32 का सारवंतर है। इसका सारवंतर निकालना है भाई। रूट 8 में से रूट 2 घटाइए तो आपको कितना आ जाएगा भाई, रूट 8 में से रूट 2 घटाइएगा तो आपको आएगा रूट 6। ठीक, यही ना होगा भाई, सारवंतर तो ऐसे निकाला जाता है। अब रूट 18 में से रूट 8 घटाइएगा तो आपको आएगा यहाँ पर अंदर रूट 10। ये भाई सारवंतर निकल रहा है, क्या निकल रहा है, क्वेश्चन तो कहीं मिस्टेक नहीं है। इसमें भाई देखना पड़ेगा एक चीज़, इसमें क्या देखना पड़ेगा, ये हमको लगता है भाई एक चीज़ लगता है हमको इसमें कि हमें कभी कभी लग रहा है कि ये क्वेश्चन ही मिस्टेक है। ठीक, और कभी कभी लग रहा है सारवंतर समान, एक तो इसका सारवंतर समान नहीं है, उस पर से पूछ रहा है इसका सारवंतर क्या है। तो ये क्वेश्चन हमें लगता है भाई मिस्टेक है। ठीक, इस क्वेश्चन में हमको डाउट है, सो सॉरी प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन ही में जो है हमको डाउट है और ये क्वेश्चन भी मिस्टेक हमको लग रहा है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ये क्वेश्चन हमको जो है थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, या तो हमको ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझ में आया या फिर क्वेश्चन गलत है। ठीक, बस दो ही इसका बात हो सकता है और कुछ नहीं। तो चलिए भाई, इसको स्किप करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे देखो भाई, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है, तब इसका क्या पूछ रहा है प्यारे साथियों, तब इसका पूछ रहा है
एक्स का मान क्या होगा भाई। समांतर श्रेणी में होगा ये तो एक चीज़ है कि इन दोनों का सार्वंतर जो है समान होगा, इन तीनों का सार्वंतर समान होगा, एक चीज़ तो क्लियर है भाई। सार्वंतर समान होगा तो एक्स का मान पूछ रहा है तो एक चीज़ कर सकते हैं, सार्वंतर समान होने के लिए क्या करते, सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाते 3x माइनस एक्स प्लस 2 कर सकते हैं। ठीक, x प्लस 2 कर सकते हैं ना भाई, 3x माइनस एक्स प्लस 2 कर सकते हैं। ठीक, और ये पहला सार्वंतर और दूसरा सार्वंतर को भी ना बराबर करना है, तो दूसरा सार्वंतर को भी बराबर करना है, तो दूसरा सार्वंतर कैसे बराबर करेंगे, तो यहाँ पर बराबर देंगे और 4x, ठीक 4x प्लस 1, ठीक माइनस 3x देंगे, ठीक माइनस 3x। यहाँ पर क्लियरली देख लो भाई, माइनस 3x प्लस 1 देना है, तो माइनस 3x प्लस 1 नहीं देना है, 4x प्लस 1 माइनस 3x। अब एक चीज़ यहाँ से आपको मिल सकता है 3x माइनस एक्स माइनस 2, क्या मिल सकता है प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको मिल सकता है 3x माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स। यहाँ पर भाई अच्छे से नहीं हो रहा है, तो एक मिनट, क्या हो गया भाई, मिस्टेक, यहाँ पर कुछ ना कुछ भाई मिस्टेक है, थोड़ा सा देखने दो। यहाँ पर x होगा, ठीक समझ लो भाई, यहाँ पर x ही है, ठीक x हो गया माइनस एक्स, और ये माइनस ये प्लस मिल करके बनाएगा माइनस, ठीक और ये 2, ठीक इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, ये तो क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1, ठीक यहाँ तक क्लियर। तो एक चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ से कि 3x, ठीक 3x माइनस एक्स है ना, तो माइनस एक्स देंगे, ठीक तो माइनस एक्स दीजिए, 3x माइनस एक्स, और एक चीज़ ये x इधर आएगा, ये वाला जो x प्यारे साथियों ये बराबर के इस साइड आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक ये क्लियर है। माइनस एक्स कैसे हुआ, इक्वल टू देंगे, ठीक इक्वल टू देंगे, तो यहाँ पर प्लस 1 है तो प्लस 1, और ये माइनस 2 जो है, ये माइनस 2 जो है इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 2, क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पर हो जाएगा आपको प्लस 2, ठीक। तो आप जब यहाँ पर क्लियर करेंगे तो आपको यहाँ पर 3x में से ये x और ये x 2x घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों माइनस में, 3x में से 2 x जाएगा तो क्या बचेगा, और एगो x बचेगा, ठीक इक्वल टू दीजिएगा। तो इक्वल टू के बाद आपको क्या मिलेगा कि 1 और 2 दोनों मिल करके बना लेगा क्या प्यारे साथियों, 3, क्या बनाएगा 3, यहाँ पर नहीं लिखा रहा है तो इसके लिए यहाँ पर दिए 3। तो आपका जो क्या आ रहा है वो आ रहा है x का मान 3, क्या आ रहा है 3, तो x का मान 3 आ रहा है। देखो भाई ऑप्शन नंबर सी में आपको जो है x का मान 3 दिया हुआ है। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आपको मिल रहा होगा तो थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग x का मान 3 आ गया, ठीक तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक प्यारे साथियों। तो हमें लगता है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, आगे ये क्वेश्चन कह रहा है कि tan 30 डिग्री sin 30 डिग्री cot 60 डिग्री कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, सो पहले बताओ भाई tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, फिर आपको बताना पड़ेगा sin 30 डिग्री का मान कितना होता है। ये मान आप लोगों को याद होगा तो आपको बन जाएगा, ठीक प्यारे साथियों। ये मान हमने आप लोगों को बताया था। यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान आपको हो जाएगा प्यारे साथियों 1/√3, ठीक ये बात बताया था। sin 30 डिग्री का हो जाएगा 1/2, ठीक cot 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा भाई 1/√3, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है तो cot 60 डिग्री का मान भी 1/√3 होगा, ये पलट जाता है, ठीक। कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा आपको प्यारे साथियों क्या √3/2 कोसेक 30 डिग्री का। अब √3 से √3 कैंसिल आउट कीजिए, ठीक यहाँ पर आपको बच रहा है क्या भाई 1 इक्वल टू में √3 और 2 गुना कर हो जाएगा प्यारे साथियों 2 दूना 4 √3, क्या हो जाएगा 4 √3, तो 1/4 √3 जो है आपका सही आंसर होगा। sin 30 डिग्री का मान 1/2 ही न होता है भाई, तो 4 √3 आ गया 1/4 √3। तो 1/4 √3 भाई किसी ऑप्शन में है, ये देखना पड़ेगा भाई, ये तो 1/4 √3 एक काम करते हैं यहाँ अच्छे से क्लियर से समझ ले भाई। tan 30 डिग्री का 1/√3 होगा, हाँ भाई होगा। sin 30 डिग्री का 1/2 होगा, हाँ भाई होगा।
कॉट 60 डिग्री का 1/√3 ये भी क्लियर है, और कोसेक 30 डिग्री का हो जाएगा क्या प्यारे साथियों, √3/2, तो ये भी क्लियर है। तो यहाँ पर जब हम कैंसिल आउट कर दिए तो यहाँ पर हमको मिल रहा है क्या प्यारे साथियों, यहाँ पर हमको मिल रहा है 1/4√3, ये चीज़ हमको मिल रहा है। तो रूट तो नीचे में नहीं होना चाहिए, ये तो बात हमने पहले से ही पढ़ा है, रूट नीचे में नहीं होना चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पर हम प्यारे साथियों, 4√3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, ठीक। √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो यहाँ पर हमको हो जाएगा क्या प्यारे साथियों, √3 बट्टा हो जाएगा 4 × 12, √3/12 हो गया, ठीक। इतना हमको आ रहा है √3/12, तो √3/12 भी कहीं नहीं है। इस क्वेश्चन में भी हमको इशू लग रहा है, ठीक प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ठीक है, इसका ऑप्शन में जो है इशू है, ऑप्शन में इशू है प्यारे साथियों, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक। कोई भी ऑप्शन इसका मैच नहीं कर रहा है। सो इस क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम स्किप करते हैं, ठीक। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करना है। वैसे भी आपको जो है 50% क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, 50% क्वेश्चन सॉल्व करना है, 50% क्वेश्चन छोड़ देना है एग्जाम में, ठीक। जो क्वेश्चन देखो भाई समझ में नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, ठीक। यहाँ देखो अब ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक। तो आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद है। इसमें आप एक चीज़ क्या करेंगे, पहला पद तो आपको 10 है और सार्वंतर निकालिएगा तो 7 - 10 कीजिएगा तो आपको सार्वंतर आ जाएगा -3। और 10वां पद an निकालने का हमने सूत्र बताया था, 10वां पद निकालना है तो a 10 निकालेंगे, सूत्र बताया था a + n - 1 × d, ठीक। तो a हो जाएगा आपका 10 इंटू 10वां पद निकालना है तो 10 - 1 कीजिए, ठीक। और d निकल के आपको आया है -3। जब आप यहाँ कैलकुलेशन कीजिएगा तो 10 यहाँ बीच में प्लस होता है भाई, तो 10 + 10 में से एक जाएगा 9, गुना में -3 है तो -3 दीजिए। आगे जब आप आगे आइएगा तो इधर हम करते हैं आगे में, तो आगे जब आप आइएगा तो आपको मिलेगा 10 - 27, ठीक। और जब इसको आगे बढ़ाइएगा तो आपको मिलेगा -17। क्या मिला है भाई, -17 मिला है। तो -17 जो है आपका प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, आप देख सकते हैं -17, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, ठीक। यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया, ठीक। तो आगे चलिए, आगे अब क्या कह रहा है वो देखिए। आगे कह रहा है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का कौन सा पद 47 है। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का कौन सा पद 47 है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यानी कि an दिया है 47, ठीक। an क्या दिया है प्यारे साथियों, 47 दे दिया है, ठीक। आपको nवां पद पूछ मतलब कौन सा पद है, यानी कि n पूछ रहा है आपको। पहला पद 2 है तो 2 दीजिए, प्लस n - 1 कर दीजिए, ठीक। सार्वंतर आपको निकल के आ जाएगा, 7 में से 2 घटाइए आपको आएगा 5, तो यहाँ पर 5 दीजिए, सार्वंतर 5 हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, 47 = 2 + n - 1, ये 2 को इधर कर देते हैं, ठीक। बराबर के इस साइड करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलने वाला है क्या प्यारे, तो 47 - 2 = में आ जाएगा n - 1, ठीक, इंटू में 5। 47 में 2 जाएगा, हो जाएगा 45 = n - 1 इंटू में 5, ठीक प्यारे से। 5 एकम 5, 5 9 जा 45, ठीक। तो यहाँ पर आपको आया है 9 = क्या आया है n + 1, ठीक। क्या आया है n + 1। फिर यहाँ पर भाई हमको लगता है मिस्टेक, यहाँ पर मिस्टेक नहीं है भाई, हमारा जो यहाँ पर पेन चल रहा है वो थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है। तो n + n - 1 है भाई, तो n - 1 है यहाँ पर। अब बच गया आपको क्या प्यारे साथियों, n - 1। यहाँ पर आपको बच गया प्यारे साथियों n - 1। तो एक चीज़ भाई यहाँ पर आप समझ जाओ, यहाँ पर बचा है हमको n - 1, या फिर इसको थोड़ा सा पीछे करके लिखते हैं n - 1। यहाँ पर n - 1 आपको बचा है, -1 जब इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 9 + 1 = n, ठीक। 9 1 10 हो जाएगा, तो 10 = आपको आ गया n, यानी कि n का मान आपको निकल के आया 10। यानी कि कहने का मतलब कि 10वां पद जो है आपका, ठीक, 10वां पद आपका जो है प्यारे साथियों 47 है। 10वां पद आपका जो है 47 है, ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं 10वां पद, ठीक। तो यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया, ठीक। n = 10 है या तो 10वां पद आपका 47 है। आगे चलिए भाई, आगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल है। तो प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है ये पूछ रहा है। तो भाई विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल जब भी पूछेगा तो उसमें एक सूत्र लगा देना n का स्क्वायर। जितना विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछ रहा है कितना, 10 का, तो 10 का स्क्वायर कीजिए,
10 10 ये 100 हो जाएगा। ठीक, 100 हो गया। ठीक प्यारे साथियों, 100 हो गया तो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यहाँ तक क्लियर? बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही है। सूत्र बता दिए। आगे चलेंगे भाई। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पार्ट Tn इजकल टू n 2n + 5 तो T4 इजकल टू क्या होगा? भाई Tn इजकल टू 2n + 5 है तो n की जगह पर 4 बैठा दो। ठीक, T4 पूछ रहा है तो n की जगह पर 4 बैठा दो। तो T4 इजकल टू निकालिएगा तो आपको हो जाएगा 2 × 4 + 5। ठीक, तो 4 दूना 8 + 5, 8 5 कितना हो जाता है भाई? 13 हो जाता है। कितना हो जाता है? 13। तो यहाँ पर आपको आ गया क्या प्यारे से? तो 13 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं 13। ठीक, ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं भाई 13। ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं भाई 13। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। ठीक, तो यहाँ तक हमें लगता है क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए भाई चलते हैं आगे। आगे देखो क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि px, क्या कह रहा है? px इजकल टू x⁵। यहाँ पर कभी कभी मिस्टेक हो जाता है हमसे, सो सॉरी। यहाँ पर क्या कह रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है px इजकल टू x⁵ + 1 में gx इजकल टू x + 1 से भाग देने पर px बटा gx का घात है, ये पूछ रहा है। px बटा gx का घात पूछ रहा है तो px बटा gx का घात कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना पड़ेगा? px बटा gx का घात निकालने के लिए इसमें से भाग देना पड़ेगा। ठीक, px में gx से भाग देना पड़ेगा। तो एक चीज़ आप देख सकते हैं भाई, +1 + 1 इसमें है। ठीक, तो +1 + 1 है। जब x + 1 से आप भाग दीजिएगा, x + 1 से भाग दीजिए। ठीक, एक काम कीजिए, भाग दे ही दीजिए। तो x + 1 से x5 + 1 में भाग दीजिएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे कि आप यहाँ पर भाग देंगे तो x4 करेंगे। ठीक, x4 करेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा x5। ठीक, x5 आ गया, क्योंकि गुना में जो है पावर छूटता है। ठीक प्यारे सोचो, x5 हो गया। अब ये प्लस है तो प्लस दीजिए और एक को x4 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा x4। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये प्लस माइनस होकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आपको हो जाएगा -x4 + 1। ठीक, इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा तो अब आ जाएगा -x3। अब देखो -x3 आ जाएगा तो -x4 प्लस होगा कि माइनस होगा भाई? माइनस, ये माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक, तो यहाँ पर माइनस मतलब इस टाइप से जो है आप भाग देंगे तो आपको आगे आते जाएगा। ठीक, फिर आपको कैंसिल आउट भी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अधिकतम घात यहाँ पर हो रहा है x⁴। क्या हो रहा है? x⁴ अधिकतम घात हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं x⁴ जो है आपका अधिकतम घात हो रहा है। ठीक, तो x⁴ जो है आपका अधिकतम घात हो रहा है तो x⁴ ही आपका अधिकतम घात। अब पूछ रहा है px बटा gx का घात होगा तो 4 होगा, क्योंकि अधिकतम घात 4 है। ठीक, तो px बटा gx का घात आपको हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए भाई चलते हैं आगे 26 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं भाई 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि बहुपद px का एक शून्यक -3 हो तो कौन px का एक गुणनखंड हो सकता है? भाई देखो गुणनखंड पूछ रहा है ना, -3 दिया हुआ है तो गुणनखंड पूछेगा तो x + 3 कर दीजिए। ठीक, शून्यक -3 दिया हुआ है तो x + 3 कर दीजिए। x की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, y + 3 भी हो सकता है, z + 3 भी हो सकता है। तो ये चर है, ये हमेशा बदलता रहता है। ठीक, तो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? x वाला पोर्शन दिया हुआ है तो x + 3 आपका इसका जो है गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, तो x + 3 भाई कहीं है? ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपको x + 3 है तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है भाई? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हमें लगता है क्लियर है आप लोगों। तो चलिए भाई चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2x - 5y = 7 का एक हल है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, एक समीकरण दिया हुआ है, इसका हल पूछ रहा है। तो एक चीज़ आप कर सकते हैं प्यारे साथियों, इसमें x और y का मान बैठाइए, जिसमें 7 के = आ जाएगा वो इसका हल हो जाएगा। x का मान -6 दिया हुआ है, y का मान 1 दिया हुआ है तो 6 दूना 12 हो जाएगा। -12 - 5 = 7, ये कभी भी नहीं होगा। -12 - 5 = ये तो पूरा जोड़ वाला पोर्शन हो जाएगा। तो ये वाला आंसर गलत है। ठीक, ये वाला आंसर गलत है। जब आप x = 3 और y = 1 दीजिएगा तो 3 दूना 6
5, तो 6 माइनस 5 हो जाएगा 1, तो 1 इक्वल टू 7 कभी भी नहीं होगा, ये वाला गलत है। x का मान -1 रखिए, तो x का मान -1 रखिएगा तो -2 हो जाएगा, और y का मान 1 रखिएगा तो -2 -5 हो जाएगा आपका क्या प्यारे साथियों, -7, ये भी गलत है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन बचेगा x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 1 दिया है। x इक्वल टू 6 लीजिएगा, 6 दूना 12, ठीक। यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 दूना 12 -5 y है, तो y का मान 1 दिया है, तो 5 -5 कीजिए, इक्वल टू में आ जाएगा 7। जब आप घटाइएगा 12 में से 5 जाएगा 7, घटाने पर आपको इक्वल टू में 7 आ रहा है, ठीक। तो यहाँ 7 इक्वल टू 7 हो गया, यानी कि आपको जो यहाँ सेटिस्फाइड हो रहा है वो डी नंबर ऑप्शन हो रहा है, ठीक। डी नंबर ऑप्शन आपको सेटिस्फाइड कर रहा है। क्या सेटिस्फाइड कर रहा है, 1 मिनट बच्चों, बार बार स्क्रीनशॉट ही हो जाता है। यहाँ पर आपको डी नंबर ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है कि ये वाला जब आप मान बैठाइएगा तो आपको इसका जो है बराबर आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक हमें लगता है आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन बिंदु x इक्वल टू 4 के आलेख पर है। देखो भाई x इक्वल टू 4 रहेगा तो y का मान 0 हो जाएगा, ये भाई क्लियर रखो, ठीक। तो 4,0 ये वाला बिंदु जो है x इक्वल टू 4 के आलेख पर हो जाएगा। एक ही भाई बात यहाँ पर ये वाला भी होगा, x का मान यहाँ भी 4 दिया है तो ये वाला भी होगा, x का मान यहाँ भी 4 दिया है, शुरू में सब तीनों में 4 है, यानी कि यहाँ जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। प्यारे साथियों ये मिस्टेक मत कर देना, अभी हम मिस्टेक कर जा रहे थे प्यारे साथियों, ठीक। तो ये मिस्टेक आप लोग एग्जाम में मत कीजिएगा, नहीं तो भाई मंगनी में क्या हो जाएगा, हालत ख़राब हो जाएगी, 1 नंबर घट जाएगा। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट के लिए a20 माइनस a10 का मान है। a20 आप निकाल लीजिए माइनस a10 कीजिए, ठीक। a20 आप निकालिएगा तो a20 आप निकाल लीजिए माइनस a10 कीजिए, ठीक। a10 तो एक काम करते हैं a20 भी निकाल लो, तो a20 निकालोगे तो आपको हो जाएगा 2 + 20 - 1, ठीक, इंटू में हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ इसका सार्वंतर 4 है, तो 2 + 19 गुना 4, ठीक। तो यहाँ पर हो रहा है 2 प्लस कितना हो रहा है भाई, 9 चौका 36, 6 हाथ में 3 और 4 एकम 4 3 7 76, तो यहाँ पर आ रहा है आपका 74, 20वां पद आ रहा है आपका 74, तो यहाँ पर 74 आपका 20वां पद आ रहा है, तो a20 इक्वल टू 74 हो गया, ठीक। यहाँ पर ध्यान रखिएगा भाई a20 इक्वल टू 74 हुआ है, यहाँ पर हालांकि हम लिख देते हैं a20 इक्वल टू 74, ठीक। और ऊपर वाला हम सभी को मिटा रहे हैं क्योंकि अब हमको a10 निकालना है, ठीक। a10 निकालना है तो यहाँ पर अब a10 निकालेंगे, ठीक। a10 निकालिएगा तो आपको निकल के आएगा 2 + 9 - 1 सॉरी 9 गुना 4 हो जाएगा, ठीक। 9 गुना 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2 + 9 चौका 36, और यहाँ पर आपको आ जाएगा कितना भाई, a10 आपको निकल के आ जाएगा 36 2 38, a10 कितना निकल के आ गया भाई 38, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अब a10 इक्वल टू 38, तो यहाँ पूरे ऊपर हम क्लियर कर देते हैं, a10 निकल के आ गया है हमको 38, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, क्या निकल के आया है a10 निकल के आया 38। अब a20 में से a10 निकालने के लिए न कह रहा है, तो 74 में से 38 घटा दीजिए, 74 में से 38 घटाएंगे तो 74 - 38 कीजिएगा तो आपको क्या निकल के आ जाएगा भाई, 14 में से 8 जाएगा तो 8 × 6 = 14 होता है, ठीक। तो 6 बचेगा, यहाँ हो जाएगा भाई 6, 6 में से 3 गया 3, तो यहाँ पर आपको बच रहा है 36, क्या बच रहा है 36। तो यहाँ पर तो हमको यहाँ भी देखो भाई अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यहाँ भी ऑप्शन हमको गड़बड़ ही लग रहा है भाई, यहाँ भी ऑप्शन में हमको डाउट हो रहा है, ठीक। यहाँ अब क्या होना चाहिए 74, तो ये 38 a10 38 आया, चलो भाई ए देखो a20 आपको निकल के आया कितना भाई 74, ठीक। तो a10 निकालो भाई, a10 निकालोगे, एक काम करते हैं a20 भी निकाल ही लेते हैं, क्या झमेला रखेंगे, कहीं हमारे अंदर मिस्टेक हुआ होगा, तो निकाल के देख लेते हैं भाई। 2 + 19 20वां पद ना कह रहा है भाई, तो यहाँ पर 2 + 19 गुना 4 लिखते हैं, 19 गुना 4, तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई 2 + 9 चौका 36, 6 हाथ में 3 और 4 एकम 4 3 7 76,
तो यहाँ हो रहा है 78। ठीक, ये 78 हो गया। तो ए बेस हमको निकल के आ रहा है भाई 78। तो ए बेस इक्वल टू 78 ले लो भाई। अब ऊपर वाला पूरा क्लियर कर देते हैं। ठीक, ए 20 निकल के आया 78। ए 10 भी निकाल लेते हैं, देखते हैं ए 10 क्या हो रहा है। तो ए 10 आप निकालिएगा। तो ए 10 निकालते हैं तो यहाँ पर ए 10 के लिए 2 + 9 × 4 लिखेंगे। ठीक, तो 2 + 9 = 36। तो यहाँ पर 36 और 2 कितना हो जाएगा भाई 38। हाँ, अब क्लियरली आ जाएगा। तो 78 और ए 10 आ गया आपको ए 10 कितना आ गया भाई 38। अब इन दोनों को घटाइएगा तो 8 में 60 गया 0 और 3 में 7 में 3 गया 4, 40। हाँ, ये वाला सही है भाई, 40 आएगा। हमारे अंदर मिस्टेक हुआ तो सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। हमारे अंदर मिस्टेक हो गया भाई, तो टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका प्यारे साथियों सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए भाई चलते हैं आगे। क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि समीकरणों 5x - 15y ठीक इक्वल टू 8 तथा 3x - 9y इक्वल टू 24/5 के आलेख ऐसी दो रेखाएं होगी जो या तो संपातीय होगी या तो समांतर होगी। ठीक, या तो परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया है। इसमें एक चीज़ देख सकते हैं भाई, यहाँ पर A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालिएगा। तो यहाँ पर A1/A2 क्या हो जाएगा 5/3। ठीक, इक्वल टू नॉट इक्वल टू हो जाएगा भाई, इक्वल टू नॉट नहीं, इक्वल टू हो जाएगा 15/9। क्योंकि जब आप इसको कैंसिल आउट कीजिएगा 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है, फिर यहाँ पर निकल के आ रहा है 5/3। तो यहाँ पर आपको इक्वल टू आ गया क्या पेरेंट्स B1/B2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है A1/A2 ठीक इक्वल टू B1/B2 ठीक इक्वल टू B1/B2 निकल के आ गया। इक्वल टू नॉट में आ जाएगा आपको C1/C2। क्यों निकल के आया सो पहले समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ जो है आपको प्यारे से 8 ठीक क्या करना पड़ रहा है 8/24/5 है। जब आप तोड़ करेंगे तो ये A1/A2 और B1/B2 के बराबर में नहीं आएगा। ठीक, आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बता दिए हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2 आ रहा है। तो अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा तो इस सिचुएशन में हमने क्या बताया था, तो इस सिचुएशन में जो आलेख बनता है वो संपाती बनता है। कैसा आलेख बनता है प्यारे साथियों? वो संपाती आलेख बनता है। ये बात हमने आपको बताया था। तो ये संपाती आलेख हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक प्यारे साथियों, ये क्लियर हो गया। तो चलिए भाई चलते हैं आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49/81 या तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात है। ठीक, इसमें भाई एक चीज़ आप देख सकते हो, क्षेत्रफलों का अनुपात देखो दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुज है ठीक, और उन दोनों समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। अब इसके भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखो। ठीक, वो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं भाई, आज महामंत्र है वो आप लोगों के लिए, महामृत्युंजय मंत्र कह सकते हैं। ये मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ कि जब भी आपको क्षेत्रफल कोई भी आकृति दिया हो, उसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और उसके संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा हो, तो उसमें आप एक चीज़ कीजिएगा कि क्षेत्रफलों का अनुपात का वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा। तो 49 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 7, अनुपात दीजिए, और 8 का वर्गमूल हो जाएगा 9, 7/9। यहाँ पर ऑप्शन में कहीं है तो देख लो भाई, 7/9 ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाएगा 7/9। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं 7/9। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 49 का वर्गमूल 7, 81 का वर्गमूल 9। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। इसका महामृत्युंजय मंत्र क्या है? जब भी किसी आकृति का क्षेत्रफल दिया रहेगा और उसके संगत भुजाओं का अनुपात पूछेगा, तो उस क्षेत्रफल का क्या करना है, वर्गमूल कर दीजिएगा। आपको जो है उसके संगत भुजाओं का अनुपात मालूम चल जाएगा। ठीक प्यारे साथियों, और ये करेक्ट आंसर है। ठीक प्यारे से टेंशन नहीं लेना, ये कोई ट्रिक नहीं, ये आपका महामृत्युंजय मंत्र है। ठीक, तो चलो भाई ये क्लियर हो गया आप लोगों का। चलो भाई चलते हैं आगे। क्वेश्चन भारी नहीं है, आप लोग क्वेश्चन देख करके डरना मत। आगे क्या कर रहा है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अब देख लिए भाई ये क्वेश्चन भी। अब इस क्वेश्चन को भी ठीक उसी महामृत्युंजय मंत्र से जो है रिलेट करना है। इसमें संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है।
तो इसमें क्या करना है, जो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है उस अनुपात का वर्ग कर दो, तो उसका जो है क्षेत्रफलों का अनुपात मालूम चल जाएगा। 4 का वर्ग हो जाएगा 16, अनुपात दीजिए 5 का वर्ग हो जाएगा 25, तो 16:25 आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है तो आप लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं 16:25 है। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हुआ। ठीक, तो ये भी आपका महामृत्युंजय मंत्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। ठीक, आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। ठीक, क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण जो है 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर होगी। तो एक चीज़ देख सकते हैं आप प्यारे साथियों, समचतुर्भुज इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक, इस प्रकार से बनाया जाता है। यहाँ पर मिस्टेक हुआ थोड़ा। अब इसमें एक विकर्ण छोटा होगा, एक विकर्ण बड़ा होगा। विकर्ण निकालने का सूत्र क्या है प्यारे साथियों, विकर्ण निकालने का सूत्र है √3a। ठीक, विकर्ण क्या दिया हुआ है प्यारे साथियों, 24 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, भुजा निकालने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, भुजा निकालने के लिए कह रहा है। तो √3a² = क्या कर दीजिए, भुजा का गुना कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखो भाई एक चीज़ कर सकते हैं भाई, एक चीज़ क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ पर स्क्रीनशॉट हो गया, यही हमारे अंदर मिस्टेक है भाई। यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हो कि हाँ, तो भाई हम इस क्वेश्चन पर न थे, ये क्वेश्चन तो हो गया, इस क्वेश्चन पर थे। तो भाई इस क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है, थोड़ा सा हाँ क्वेश्चन अब देखो, क्वेश्चन भाई अच्छे से देखो। क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर है। समचतुर्भुज हमने बनाया। ठीक, इसमें जो है ये विकर्ण इस टाइप से होता है। ठीक, एक समचतुर्भुज आप बना लेंगे इस टाइप से। ठीक, इस टाइप से समचतुर्भुज बना लेंगे, तो इसका एक विकर्ण बड़ा होता है, एक विकर्ण छोटा होता है। तो एक चीज़ आपको पता होगा कि विकर्ण जब भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वो क्या करता है, लंब बनाता है, इस कोण पर, बीच वाले कोण पर लंब बनाता है। ठीक, तो जब वो लंब बनाता है तो इसमें एक चीज़ आपको, बड़ा वाला भुजा कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर, तो 32 का आधा कितना हो जाएगा भाई, 16 सेंटीमीटर। ठीक, एक भुजा आपको मिल गया 16 सेंटीमीटर, और एक छोटी भुजा है 24 सेंटीमीटर का हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। चूँकि लंब बना रहा है तो यहाँ से हमको जो है पेड़, तो ये 32 सेंटीमीटर मिल गया और ये वाला मिल गया हमको 12 सेंटीमीटर। इसको एक काम करते हैं, रेड कलर से आप समझाते हैं। ये वाला हमको कितना मिल गया, 32 सेंटीमीटर में को जब हम आधा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 16 सेंटीमीटर, और ये 24 सेंटीमीटर वाला मिल गया हमको 12 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, ये वाला भुजा निकालना है, ब्लू से जो है। ठीक, ये वाला भुजा हमको निकालना है। तो इस भुजा को निकालने के लिए हमें लंब कर्ण हो जाएगा, ये भुजा लंब आधार हमको मालूम चले, कर्ण भुजा ये हो गया। तो कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, कर्ण निकालने का सूत्र होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कीजिए। ठीक, एक भुजा ही तो हमको निकालना के लिए कह रहे हैं, 16 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कीजिए। ठीक, चूँकि समचतुर्भुज है तो इसकी सभी भुजा बराबर होगी। ठीक, 16 का स्क्वायर आपको क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 16 का स्क्वायर जब आप कीजिएगा तो 16 का स्क्वायर देखिए, तो 16 को 16 से गुना कर दीजिए। ठीक, तो 6 × 36 और 6 × 6 3 9 96, 16 × 96, 16 × 16। जब इसको आप जोड़िएगा 6 9 6 15 5 हाथ में 1 और 1 1 2 256 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो गया भाई, 256। कितना हो गया, 256। आपको 16 का वर्ग आ जाएगा 256, तो यहाँ पर हम 256 लिखते हैं। ठीक, तो 256 प्लस 12 का वर्ग हो जाएगा आपको प्यारे साथियों, 1 मिनट प्यारे साथियों, 12 का वर्ग हो जाएगा आपको 144। जब आप इसको जोड़िएगा तो 6 5 कितना हो जाएगा, 6 और 4, इसको जब आप जोड़िएगा तो 6 4 हो जाएगा 10। ठीक, 5 4 हो जाएगा 9, 1 10, तो यहाँ भी हो जाएगा 10 का 0 हाथ में 1 और 2 1 3 3 और 1 4, 400। जब 400 का वर्गमूल आएगा तो 20, अब 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक,
तो 20 सेंटीमीटर जो है आपका प्यारे साथियों ये एक भुजा निकल गया। ठीक, ये भुजा जो है आपका 20 सेंटीमीटर निकल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक, अब क्लियरली हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे कैसे निकाला गया ये वाला भुजा। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं। आगे कह रहा है tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान आपको लिखना है, cot स्क्वायर 60 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस cot 60 डिग्री का मान भी होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर कीजिएगा आप तो आपको आएगा 1/3 प्लस 1/3, दोनों मिलकर के बना लेगा 2/3। क्या बना लिया 2/3, तो 2/3 मिलकर के बना लिया 2/3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्लियर समझ में आ गया होगा। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में AB/DE इक्वल टू AC/DF ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि। देखो भाई जब भुजाओं का अनुपात बराबर रहता है ना तो संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो त्रिभुज ABCD और त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF है, तो इसमें कोण A इक्वल टू कोण D हो जाएगा। ठीक, कोण A इक्वल टू कोण D हो जाएगा। दोनों त्रिभुज, चूंकि देखो भाई दोनों त्रिभुज जो है बराबर है, दोनों त्रिभुज बराबर है, तो इसके जो भुजाओं का जो कोण होगा एक संगत कोण हो जाएगा बराबर इसका। ठीक, तो कोण D इक्वल टू कोण A या फिर कोण A इक्वल टू कोण D। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। जब भुजाओं का अनुपात बराबर रहता है और ये त्रिभुज समरूप रहते हैं तो उसका कोण बराबर होता है। ठीक, तो कोण A इक्वल टू कोण D बराबर हो जाएगा, संगत कोण बराबर होता है। ठीक, ये बात समझ में आ गया। तो हमें लगता है ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। चलिए भाई चलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR और क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का और क्षेत्रफल त्रिभुज PQR 121:169 हो तो BC/QR क्या होना चाहिए। भाई BC/QR पूछ रहा है, और चूंकि त्रिभुज जो है समरूप है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, समान अनुपात में हो जाएगा। ठीक, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा इसके क्षेत्रफल के अनुपात के। ठीक, तो BC/QR निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक चीज़ कीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। ठीक, क्षेत्रफल का वर्ग के बराबर होता है ना, हमको BC निकालना है। ठीक, BC/QR निकालना है, तो इसका एक काम कीजिए, वर्गमूल कीजिएगा, तो 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा, 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। ठीक, तो 11:13 क्या 121 का वर्गमूल 11 अनुपात का अनुपात देंगे और 169 का वर्गमूल 13, तो 11:13 हो जाएगा ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन पढ़ लो, त्रिभुज PQR त्रिभुज ABC दोनों समरूप है। ठीक, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का अनुपात जो है 121:169 है, तो BC/QR का मान पूछ रहा है, तो 11:13 हो गया। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये तो भाई सूत्र है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक ये सूत्र है, इसमें टाइम क्यों वेस्ट करना। आगे चलो भाई, आगे क्या कह रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है, कोण B इक्वल टू 47 डिग्री, कोण R इक्वल टू 83 डिग्री, कोण A इक्वल टू क्या होगा। भाई देखो एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, इस त्रिभुज का नाम ABC रख दीजिए। ठीक प्यारे साथियों, इस त्रिभुज का नाम PQR रख दीजिए। ठीक, अब देखो भाई जब भी त्रिभुज समरूप रहेंगे तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं, ये बात सभी को मालूम है। इस त्रिभुज का कोण B जो है 47 डिग्री है, इस त्रिभुज का कोण R जो है 83 डिग्री है, तो कोण R इक्वल टू कोण C हो जाएगा। ठीक, कोण R इक्वल टू कोण C हो जाएगा, तो कोण B और कोण C आपको मिल गया। ठीक, कोण B आपका 47 डिग्री हो गया, कोण C आपका हो जाएगा क्या प्यारे साथियों 83 डिग्री। ठीक, और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो प्लस कोण A इक्वल टू 180 डिग्री लिख दीजिए। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब आप इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 7 3 10 8 4 12 120 डिग्री हो गया, प्लस कोण A इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, कोण A इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, कोण A इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ठीक, तो 180 में से 120 घटाइएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 180 माइनस 120 डिग्री, तो यहाँ से ए गायब करना पड़ेगा भाई, ये वाला गायब करना पड़ेगा। तो 180 में से 120 डिग्री आप घटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा
180 में से 120 डिग्री घटाइएगा तो आपको हो जाएगा 60 डिग्री। क्या हो जाएगा भाई? 60 डिग्री। ठीक, क्या हो गया? 60 डिग्री। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है भाई? ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री इन होगा भाई, कहीं हमको जोड़ने में तो मिस्टेक नहीं हो। 8 4 12 1 13, हाँ गलत हो गया भाई। यहाँ पर 47 डिग्री और 83 डिग्री को जोड़िए तो 47 डिग्री और 83 डिग्री को जोड़िएगा तो 123 डिग्री होता है। ठीक, और प्लस कोण ए इजकल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमको मिस्टेक हो गया थोड़ा सा कैलकुलेशन में, तो 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री। ठीक, 123 डिग्री, तो कोण ए इजकल टू आ गया 50 डिग्री। कितना आ गया? 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक प्यारे साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए भाई ये क्लियर हो गया। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन देख लो। 39 नंबर कह रहा है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR और 2AB इजकल टू PQ तथा BC इजकल टू 8 सेंटीमीटर, QR इजकल टू क्या होगा? भाई देखो दो AB मिल करके एक PQ बना रहा है। एक देखो भाई, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक हो गया ABC त्रिभुज। ठीक, एक हो गया PQR त्रिभुज। ठीक, अब देखो एक चीज़ कि दो AB मिल करके एक PQ बना रहा है। ठीक, तो BC 8 दिया हुआ है तो QR कितना होगा? चूंकि देखो दोनों समरूप है, दो त्रिभुज मिलकर एक त्रिभुज PQR बना रहा है, दो ABC त्रिभुज मिलकर के, इतना समझो। 2AB इजकल टू PQ हो रहा है तो 2BC इजकल टू 2QR होना चाहिए। ठीक, तो BC का मान 8 सेंटीमीटर दिया है, QR का मान पूछ रहा है तो 8 गुना 2 कीजिए। ठीक, 8 गुना BC, 2 गुना BC कीजिएगा, 2BC इजकल टू QR होगा, तो 2 BC इजकल टू QR। ठीक, 2BC इजकल टू QR होना चाहिए इस थ्योरम के अनुसार, तो 2 गुना 8 इजकल टू QR होना चाहिए। ठीक, QR तो 8 दूना 16 होता है, तो QR इजकल टू कितना होना चाहिए? 16। ठीक, तो 16 सेंटीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक, आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन देखिए, आगे कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AD लंब BC, AD इजकल टू DC इजकल टू 8 सेंटीमीटर, BC इजकल टू 17 सेंटीमीटर, तो AB का मान है। एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC। ठीक, इसमें जो है AD लंब BC कर दिया है, ये त्रिभुज ABC है। ठीक, ये AD लंब BC हो गया। ठीक, इसमें कह रहा है AD इजकल टू और DC इजकल टू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 8 ये भी 8। ठीक, तो पूछ रहा है AB का मान क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एक चीज़ भाई देखो, ये त्रिभुज में आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, BC का मान क्या दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। ये BC 14 सेंटीमीटर और DC दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो 14 में से 8 घटाइएगा तो आपको BD मिल जाएगा। ये BD निकालने के लिए आपको 14 में से 8 घटाना पड़ेगा। ठीक, तो BD निकालिए तो यहाँ पर निकल के आ गया BD आपका 6। कितना निकल के आया? 6। और आपको दिया हुआ है AD कितना दिया हुआ है? 8। AD आपको दिया हुआ है 8। ठीक, आपको निकालना है AB, चूँकि लंब है तो आपको कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने का सूत्र आपको मालूम है, तो आराम से AB निकालिए। कर्ण काहे ला लिख रहे हैं हम? AB निकालिए, तो AB इजकल टू आप क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कर दीजिए, आपको कर्ण निकाल के आ जाएगा। ठीक प्यारे साथियों, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 8 64 प्लस 6 का स्क्वायर 6 1 36, दोनों को जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 100। 100 का वर्गमूल हो जाता है आपको, ये आपको अंदर रूट में लेना है, तो 100 का वर्गमूल आपको क्या हो जाता है भाई? 10। तो आपको जो यहाँ पर क्लियर आ रहा है वो 10 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। ठीक प्यारे साथियों, 40 क्वेश्चन भाई आज हम लोग किए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है भाई, 40 में बताओ कि आप लोगों को कितना सही हुआ, और लगभग जो हम समझाएं जो क्वेश्चन, वो लगता है हमें आपको समझ में आया होगा। कहीं कहीं थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन है, तो वो कन्फ्यूजन ही रहेगा भाई। जिसको जो कन्फ्यूजन सॉल्व ही नहीं होने वाला था उसको तो छोड़ दिए, हालांकि जो सॉल्व नहीं होने वाला था उसको बता दिए कि ये सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक, तो हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। यहाँ पर टाइम देख सकते हैं 3 बज गया है, आपको अपलोड भी करना है हमको आप लोगों के लिए। ठीक, तो चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और आप फिर नेक्स्ट क्लास में 6 बजे ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक, 6 बजे, शाम 6 बजे आप लोग तैयार रहिए, रोज़ क्लास मिल जाएगा। ठीक, चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
खूब मन लगा कर पढ़िए भाई लोग, खूब। एग्ज़ाम आप लोगों का नज़दीक आ गया है।